Hello friends, welcome to my channel. Today we are discussing the part 3 MCQ of chapter 11 to 15. Friends, you know chapter 11 is construction. There is no MCQ asked from question 11. So we discuss from 12 to 15. All type of MCQ section A. So let's start the MCQ of 12 to 15 chapter. So friends, we discuss about the chapter 12. Friends, you know chapter 11 is construction. There is no MCQ asked. Now start chapter 12. First off, what is the value of pi? You know very well the pi is equal to 22 upon 7. A question is rise in your mind, why the pi value of pi is taken 22 upon 7. You know, okay, 22 upon 7 very well, but why the value of 22 upon 7? So pi equal to circumference upon diameter. Any circumference is divided by its diameter, then your value will be 22 upon 7. Radius equal to r and diameter is equal to 2r. Here we put 2r. So circumference of circle is equal to pi 2 pi r. Okay, so the circumference of circle is 2 pi r and the area of circle is pi r square. Okay, if perimeter and area of a circle are numerically equal, then the radius of circle is क्या होगी भैया? जब ऐसा पूछे कि भाई पेरीमीटर और एरिया दोनों न्यूमरिकली सेम कब होता है? जब उसकी रेडियस कितनी होगी तो एक होगा सेम होता है. तो फ्रेंड्स r इक्वल टू 2 रखते हैं, अगर हम r इक्वल टू 2 रखते हैं तो 4 पाई इसका पेरीमीटर होता है, और अगर हम r इक्वल टू 2 रखते हैं तो एरिया भी 4 पाई मिलता है. मीन्स कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है कि न्यूमरिकल वैल्यू इक्वल हो तो कब सर्कल का एरिया और पेरीमीटर दोनों सेम मिलता है. तो पाई की वैल्यू तो नहीं डालनी है, सीधा r बराबर 2 रखेंगे तो उसका पेरीमीटर एरिया दोनों सेम रहता है. फ्रेंड्स अब देखो 12 चैप्टर के अंदर से ज़्यादातर हमारे बेसिक के अंदर फॉर्मूला ज़्यादा पूछते हैं. तो पहले कंफ्यूज तुमको ये रहता है कि किसको माइनर सेक्टर बोलते हैं, किसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं. तो हम जैसे वाटरमेलन लेने जाते हैं, तरबूज, तो वो हमको चाखने के लिए जैसे ऐसे चप्पू मार के निकाल के देता है, तो वो हमारा माइनर सेक्टर हुआ और उसका एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा ओपन 360 होता है. बाकी का जो भाग बचता है वो मेजर सेक्टर होता है. मतलब एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर सेक्टर को माइनस कर दो तो वो हमारा मेजर सेक्टर का एरिया होता है. फ्रेंड्स उसके अलावा अगर आप चीकू लेने जाए तो चीकू चाकते हैं तो कैसे वो काट के देता है हमको, तो वो जो चखने के लिए देता है वो हमारा माइनर सेगमेंट हुआ, और बाकी जो बचता है वो मेजर सेगमेंट होता है. तो फ्रेंड्स माइनर सेगमेंट का हमको एरिया अगर माइनर सेगमेंट फाइंड करना है, बराबर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे करेंगे? तो हमारा जो माइनर सेक्टर है, देखो मेरी पेन घूम रही है, वो हमारा माइनर सेक्टर है. उसमें से ये जो बचता है ये ट्राइंगल का एरिया को माइनस कर दो तो तुमको माइनर सेगमेंट मिल जाएगा. मतलब पाई आर स्क्वायर थीटा ओपन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. ठीक है. अब फ्रेंड इधर तकलीफ क्या है तुमको कि एरिया अगर यहाँ पे 90 दिया हुआ है एंगल, तो तुम्हारे को फाइंड करने के लिए कौन सा ट्राइंगल का एरिया कौन लगाने का फॉर्मूला हमारा बेस इंटू हाइट करना पड़ेगा, बेस इंटू एल्टीट्यूड. लेकिन अगर हमको इक्विलेटरल यहाँ पे 60 का एंगल दिया है ना, तो तुम्हारे को पाई आर स्क्वायर थीटा ओपन 360 माइनस √3 ओपन 4 साइड का स्क्वायर कर देना है, जो भी साइड हो उसका स्क्वायर. मतलब ये माइनर सेगमेंट फाइंड करने के दो फॉर्मूला है, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो. कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे 90 का एंगल तो देते नहीं है, एक सर्कल होते हैं, एक सर्कल के 4 इक्वल पार्ट करते हो, तो इस एक इक्वल पार्ट का एरिया क्या होगा? तो यहाँ 90 लगा सकते हैं. और दूसरा तो हमारा एकदम शॉर्ट तरीका ये है कि पाई आर स्क्वायर का 1/4 कर दो तो भी हमारा एक क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा. ये 1 क्वाड्रेंट है, ये 2, 3 और 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होते हैं, तो एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करने का पाई आर स्क्वायर इंटू 1/4 हो जाएगा माइनर. और अच्छा दूसरा हमको इक्विलेटरल ट्राइंगल दे तो √3/4 इंटू एरिया ऑफ मतलब साइड का स्क्वायर कर देंगे हम,
ए स्क्वायर मतलब साइड जो भी तुमको दी होती है तीनों में एक ही साइड सेम ही होती है, सब तीनों तीन, ये पाई आर स्क्वायर थीटा ओपन 360 माइनस ये। तो ऐसे हम माइनर सेक्टर, माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर की बात की। अब हमारा एक लेंथ ऑफ आर्क बोलता है, तो कोई भी लेंथ ऑफ आर्क बनता कैसे? तो देखो ये एक सर्कल है, इसका सेंटर है, अगर ये यहाँ पे एक आर्क है उसके कारण वो यहाँ पे जो थीटा बनाता है वो थीटा, और ये खाली लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने का हमारा फॉर्मूला पाई आर थीटा ओपन 180 है। मैंने इसको कट करके एकदम शॉर्ट में लिखा है। अब फ्रेंड देखो मेजर सेगमेंट फाइंड करने के क्या फॉर्मूला होता है, मेजर सेगमेंट कैसे फाइंड करेंगे? तो तुमको पता है कि जो माइनर सेक्टर है, एरिया ऑफ सर्कल में से तुम माइनर सेगमेंट माइनस कर दोगे तो तुमको मेजर सेगमेंट मिल जाएगा। तो मेजर सेगमेंट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि पाई आर स्क्वायर जो है उसमें से हमारा जो माइनर सेगमेंट है, अब माइनर सेगमेंट फाइंड करने के भी दो फॉर्मूले हैं, एक एरिया मतलब बेस इंटू हाइट अथवा √3/4 साइड का स्क्वायर, मतलब ये माइनर सेगमेंट तुमको सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा। जो आंसर आता है उसमें से पाई आर स्क्वायर में से उसको माइनस करोगे तो आंसर मिल जाएगा। तो ये हमारे 12 चैप्टर में इसके हिसाब से एमसीक्यू पूछते हैं, बड़े क्वेश्चन भी ऐसा ही आते हैं। अब देखो 13 चैप्टर है, उसमें मेरे जो 13.3 का मैंने गुजराती मीडियम का वीडियो डाला था फ्रेंड्स, उसमें क्या है कि क्वेश्चन लिखा हुआ, तो आप बुक को साथ में लेके भी तुम 13.3 के 2 पार्ट में वीडियो है उसको देखोगे तो तुम्हारा एक 9 क्वेश्चन है, उसमें से एक क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा। स्टैंडर्ड में आई थिंक 3 मार्क में आता है, हाँ, और बेसिक वालों को तो 4 मार्क का क्वेश्चन आता है। स्टैंडर्ड में भी फर्स्ट टर्म 4 मार्क का आता है, तो उसके ऑप्शन में भी ये पूछ सकते हैं। तो देखो इसमें क्या है, इसके फॉर्मूला ज़्यादातर आपको पता होना चाहिए कि टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ सिलेंडर है ना, वो 2πr/h+r। देखो फ्रेंड बहुत सालों से पूछते हैं कि 5 रुपये के कॉइन की जो हम थप्पी करेंगे, ऐसे 5-5 रुपये के सिक्के की जो हम ऐसे बनाएंगे और उससे जो शेप बनती है ना वो 1 टाइप ऑफ सिलेंडर ही होती है, तो उसका टोटल सरफेस एरिया 2πr/h+r ही होता है। ठीक है, इसलिए 5 रुपीज़ कॉइन का आवे तो 2πr/h+r करना है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr/h क्यों होता है, कैसे होता है? तो तुमको पता है इसका सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है हमारा 2πr, और उस पर ये जो हाइट बढ़ जाती है ना इसलिए 2πr/h हो जाता है। ठीक है, अब कौन है वो πr/l क्यों होता है? क्योंकि ये जो हमारा जो ये रेडियस है और ये स्लैंट हाइट है और वो पाई हमारा कांस्टेंट है π2, तो πr/l है वो कर्व सरफेस मतलब ये वाली सरफेस होती है उसका है। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन आवे तो एक तो कर्व सरफेस उसकी πr/l प्लस ये नीचे ये बन जाएगा, नीचे क्या बढ़ जाएगा हमारा सर्कल बढ़ जाएगा, तो πr²। अब इसमें से कॉमन हमारा πr निकल जाएगा तो l+r बचता है, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन हो गया। ठीक है, कर्व के नीचे क्या एक एरिया ऑफ सर्कल बढ़ जाता है। अब देखो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है ना वो 2πr² होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है गोला उसका 4πr² होता है। लेकिन ये एमसीक्यू में पूछते हैं कि सॉलिड हेमिस्फीयर का मतलब क्या होता है, जो हमारा तरबूज होता है ना वो उसको हम आधा करें तो ये सब तो होता है, लेकिन ये एक सर्कल हमारा बढ़ जाता है। देखो ये 2πr² तो होलो हेमिस्फीयर का होता ही है, जैसा हमारा फुटबॉल का बॉल है ना, वॉलीबॉल का, उसको आधा करेंगे तो वो अंदर से पोला ही होता है बराबर, उसका 2πr² होता है, लेकिन तरबूज होता है यहाँ से भरा होता है, सॉलिड होता है। अब ये एक सर्कल का एरिया बढ़ जाएगा तो इसमें πr² एक बढ़ गया तो 3πr² हो गया। ये सॉलिड हेमिस्फीयर का फॉर्मूला है। ठीक है, देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फ्रेंड्स यू नो वेरी वेल कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू πr²h, मीन्स हमारा जो एरिया ऑफ सर्कल है उसका πr² होता है और उसमें हाइट बढ़ जाती है तो उसमें कितना पानी भरते हैं तो हमारा πr² हो गया, πr²h हमारा सिलेंडर हो गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। फ्रेंड्स यू नो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉन, तो तुमको पता है कि ये सिलेंडर है उसके अंदर हम कॉन को रखेंगे तो 1, 2 और 3 भाग हो जाते हैं। अब ईच कॉन है, ये वॉल्यूम ऑफ ईच कॉन क्या हो जाएगा उसका 1/3 हो जाएगा, πr² है ना उसका क्या हो जाएगा 1/3। मतलब सिलेंडर के वॉल्यूम और कॉन के वॉल्यूम में क्या रिलेशन है
तो 1/3 का रिलेशन है। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 3 टाइम वॉल्यूम ऑफ कोन होता है। देखो एमसीक्यू में खाली जगह में कैसे भी पूछ सकते हैं, पहले वॉल्यूम ऑफ कोन बोल रहा है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, लेकिन पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बोला तो 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन लिखना है। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन लिखने का है तो 3 लिखना है, यहाँ पे सिलेंडर का लिखना है तो 1/3 लिखना है, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब होता है, तो स्पेयर पूरा होता है तो 4/3 होता है। देखो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम यानी हमारा मतलब कौन, फ्रस्टम ऑफ कौन, ये कौन है, हम इसको पता है कि भैया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 पाई एच तो वो का रहेगा, खाली आर इसमें 2 हो जाएगी, एक ये भैया बड़ी आर है ये वाली और ये छोटी आर, तो R1 R2 के कारण 2 रेडियस के कारण R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 हो जाएगा, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन में हमको पता है कि पाई आर एल पाई और एल सेम रहेगा, आर की जगह R1 R2 2 आर होने के कारण हो जाएगा, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया भी हमने बात की थी कि पाई आर और आर स्क्वायर प्लस आगे जो अभी हमने किया था है ना, एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर, तो उसके लिए पाई एल R1 प्लस R2 और पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ये थोड़ा टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन याद रखना। ये 3 फार्मूला है, हमें कुछ स्टैंडर्ड में कुछ भी नहीं करना है, ये सारे R1 R2 नक्की करके इसमें वैल्यू रखना है, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है फ्रस्टम आए तो भी, लेकिन 13.3 के जो 11 सम है वो थोड़े कठिन थे, उसके कारण मैंने उसका वीडियो डाला है। अब देखो 14 चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक वाले के लिए 14 चैप्टर है, उसका 14 मार्क्स है। जैसे चैप्टर है 14 तो उसका वेटेज भी 14 है। देखो 9 मार्क्स तुमको मेरे वीडियो से तुमको मिल जाएंगे, स्टैटिक्स का मैंने वीडियो डाला है, उसमें 6 क्वेश्चन कर दो तो 9 मार्क्स, और 5 मार्क के जो आते हैं वो एक तो सीधा सब कुछ दिया होता है, एक ऐसा दिया होता है कि x बराबर 1 2 3 4 और y बराबर 2 3 और y और ये 5 ये अननोन दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है, इधर xi लिखना है और y मतलब हमारा fi। अब यहाँ 1 2 3 4 डाला, 2 3 y और 5, यहाँ पे बता xi fi करना है, मतलब इसका मल्टीप्लाई करना है और फिर इसका प्लस करना है 26 प्लस 3y और इधर इसका प्लस भी हमको करना है 10 प्लस 5y, 10 प्लस y। फिर हमको पता है इसके डिवाइडेड भी ये करेंगे और इसका मीन हमको दिया होगा तो वो लिख के ये ऊपर और इसके नीचे 10 प्लस y और यहाँ जो मीन ये इधर आके मल्टीप्लाई, फिर y इधर और संख्या इधर करके करना है। बहुत बड़ा सवाल हो जाता है लेकिन एमसीक्यू में पूछते हैं ऐसा। बाकी एज्यूम मीन में तो क्या है, तुमको ये सब वैल्यू दी होती है, सीधा फार्मूला में रखे और फाइंड कर लेना। स्टेप डेविएशन में वैल्यू दी होती है, फाइंड कर लेना होता है। अब तुमको ये वाला कभी पूछता है इसमें मॉडल क्लास कौन सी है, तो हमको पता है मोड के लिए सबसे ज़्यादा हम मोड का ये फाइंड करने का 3 मार्क का जो मैंने वीडियो में डिस्कस किया है उसमें तुमको पता है कि जो F1 है वो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है, उसको हम F1 बोलते हैं, और जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी की जो लोअर लिमिट होती है उसको हम L बोलते हैं। तो तुमको ऐसा भी पूछते हैं कि व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो तुमको क्या करना है, जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है वो हमारा मॉडल क्लास होता है, उसका जो L होता है उसको हम लोअर लिमिट बोलते हैं, 5.15 है बराबर। तो उसके बाद ये मीडियन फाइंड करने का ये हमारे को एमसीक्यू में पूछते हैं, 1 मार्क के अंदर पूछते हैं मीडियन फाइंड करने का, ये 9th का सम है। अब देखो मीडियन फाइंड करने के लिए 2 मेथड है, एक क्या है कि तुमको कितने दिए हुए हैं, n बराबर 6 दिए हैं बराबर, और एक अगर ऐसा ही होता है कि इसके अंदर हम 1 नंबर बढ़ा दें तो क्या होता है। देखो ये 7 हो गए n बराबर, तो n बराबर 6 मतलब हमारा इवन नंबर है। इवन नंबर के लिए हमारा मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला n प्लस ऐसा ये ऐसा फॉर्मूला था, n बराबर 6/2 प्लस 1 मतलब 6 में 2 का 3 प्लस 1 मतलब 4 कर देता हूँ मैं। तो 3rd ऑब्जर्वेशन और 4th ऑब्जर्वेशन, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है, और अब 3rd ऑब्जर्वेशन हमारा 4 और ये हमारा 5 है, तो 4 + 5/2 मतलब 4.5 ये एमसीक्यू आता है। फ्रेंड एक बार तुमको मीडियन के बारे में एग्जैक्टली क्या होता है मीडियन वो बता देता हूँ। मीडियन का मतलब जैसे कि 6 लड़के एक से लाइन में खड़े हैं तो उनके बीच में कौन आएगा, एग्जैक्ट बीच में कौन आएगा, तो 6 को हमको पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, फिर तुमको पता चल जाएगा कि 3 और 4 के बीच होता है
वो हमारा मीडियम होता है, वो बराबर बीच में सेंटर में पड़ता है। तो तुम ये कोई भी कैलकुलेशन नहीं करो, खाली इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दो ना, तो तुमको पता चल जाए कि 6 है तो तीसरा और चौथे दोनों को प्लस करके उसका हाफ कर दोगे ना तो भी आंसर आ जाएगा, ये सब में नहीं पढ़ना हो तो भी। और इसमें तो क्या है भैया, ये तो तुमको सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, कितना हुआ 7 हुआ, तो 3 इधर और 3 इधर, तो सीधा तुमको बीच में मीडियन मिल जाएगा। मीडियन का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्या कि जिसके सेंटर से इधर भी 3 और इधर भी 3 और बीच में वो पड़ता हो, वो हमारा सेंटर होता है। ठीक है, तो वही मीडियन कहलाता है। इसलिए इसमें कैलकुलेशन नहीं करो, सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, उसके बाद तुमको पता चल जाएगा। इवन नंबर हो तो दोनों को जो दोनों बीच में आते हैं उसको प्लस करके 2 का डिवाइड करो, और ओड हो तो पता चल जाएगा 3 इधर 3 इधर 5 इधर, बीच में 11 नंबर हो तो 5 इधर बीच वाला हमारा मीडियन। पर सबसे पहले तुमको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, ये सबसे ज़्यादा तुमको पूछते हैं कि ये एग्जाम में तुमको ऐसा ग्राफ दिया जाता है और यहाँ ऐसी लाइन ड्रॉ करती है, ये लिखा नहीं जाता है। ऐसा पूछते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर विद द एक्स एक्सिस डिटरमाइन द मीडियन। अगर कभी ऐसा भी पूछते हैं कि व्हाट इज़ द मीडियन फ्रॉम द ग्राफ, तो ग्राफ से मीडियन क्या हुआ, तो ये जो लाइन ड्रॉ की है ये कहाँ पे मिलती है, यहाँ से गिन लेना है कि 2 के बाद कितने ऊपर लाइन है, उसके हिसाब से तुमको मीडियन डिटरमाइन करना है। ये लाइन हमको मीडियन डिटरमाइन करवाती है। मतलब इंटरसेक्शन ऑफ लेस देन और मोर देन फ्रीक्वेंसी है, उसका जो पॉइंट मिलता है वो भी, उसको ऐसा भी पूछ सकते हैं, तो वो तुमको हमेशा मीडियन मिलता है। और एक ये पूछते हैं कि द कर्व वी गेट फ्रॉम लेस देन टाइप और मोर देन टाइप इज कॉल्ड ओगी बोलते हैं। ठीक है, और एक हमारा जो आता है हमको कि ऐसा पूछते हैं कि z इक्वल टू क्या होता है 3m माइनस 2x बार। ये फॉर्मूला से करना पड़ता है। तुमको ऐसा बोले कि किसी का मीडियन है वो 20 है और x बार उसका 25 हो तो उसका मोड फाइंड करो, ऐसा क्वेश्चन आवे कोई भी दे तो तुमको ये फॉर्मूला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार में हमको m की वैल्यू रख देनी है और इसकी भी वैल्यू देखो हम रख के बताते हैं तुमको। देखो भैया ऐसा वैल्यू रख दिया, ये क्या हो गया हमारा z हमको मिल गया 10। एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने वी हैव टू कंप्लीट अवर 14 चैप्टर। नाउ वी स्टार्ट अवर 15 चैप्टर प्रोबेबिलिटी के मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए हैं, लेकिन वो गुजराती में है, लेकिन तुमको प्रॉब्लम नहीं आएगा फिर भी समझने में। देखो ये टॉइन इज कोस्ड एट रैंडम 2 टाइम। देखो कोई भी कॉइन को 1 टाइम टॉस करोगे ना तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जो प्रोबेबिलिटी है वो 2 ही होगी। क्यों होगी, क्योंकि कॉइन है उसके 2 बाजू होती है, उसकी पावर 1 टाइम टॉस किया तो 1, तो 2 की पावर 1 तो 2 ही रहेगा। 2 टाइम, देखो कॉइन के 2 फेस होती है, उसको ब्रैकेट में रखो, उसके बाद जितनी बार उसको टॉस करना है उसको हमेशा ऊपर रखो। 2 बार टॉस करना है तो 2, तो 2 की पावर 2 मतलब 2 × 2 4 आएगा। अब किसी कॉइन को 3 बार टॉस किया जाता है तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो क्या हो गया कि 2 की पावर 3 मतलब 2 को 3 बार लिखना है, 2 × 2 × 2 मतलब 8 आउटकम्स मिलते हैं। टोटल आउटकम कितने मिलेंगे, 8 मिलेंगे। ठीक है, अब डाइस की बात हम पीछे करते हैं। देखो एक ये पूछते हैं कि भाई पी इवेंट्स और पी नॉट इवेंट्स का प्लस कितना होता है, 1 होता है। लेकिन कभी ऐसा पूछे कि पी इवेंट माइनस पी नॉट इवेंट इक्वल टू -3 है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी इवेंट, पी इवेंट कितना होगा, ऐसा पूछते हैं। तो हमको क्या करना है, पी इवेंट्स प्लस पी नॉट इवेंट इक्वल टू 1 और पी इवेंट्स माइनस पी नॉट इवेंट इक्वल टू -3। अकॉर्डिंग टू ये हमारा जो एलिमिनेशन मेथड है उसके हिसाब से ये दोनों कट हो जाएगा। 3rd चैप्टर में पी कितना पी हो जाएगा भैया, 2 PE हो जाएगा। ठीक है, 2 PE इज इक्वल टू क्या होगा कि ये माइनस है ना, -3 है तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो हमको पता है कि PE इज इक्वल टू क्या होगा, -2/2 मतलब हमारा आंसर -1 आएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि भाई हमको PE बराबर ये 1 दिया होता है, ये नॉट E बराबर ये ऐसा कुछ दिया होता है, तो हमको एलिमिनेशन मेथड से इसको कट करके 2PE बराबर क्या हो जाएगा, -2, तो PE बराबर -2/2 तो -1 आंसर आ जाए। देखो ये ऐसा क्वेश्चन पूछे कि हमारा, देखो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है, सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। प्रोबेबिलिटी 0 से
1 के बीच में ही होती है, ये तो पता ही है तुमको। देखो प्रोबेबिलिटी के लिए क्या पॉसिबल है ऐसा पूछे एमसीक्यू में, तो ये प्रोबेबिलिटी कभी नहीं हो सकती है, ये कभी नहीं हो सकती है। देखो ऊपर बड़ा और नीचे छोटा कभी नहीं होगा, माइनस में कभी नहीं होती, क्योंकि 0 से 1 के बीच में ही होती है। 1 से ज़्यादा भी कभी नहीं होती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है। 100% से ज़्यादा कभी नहीं होती है, ये भी नहीं हो सकती है, ठीक है। अब देखो ये हमारा कार्ड का वाली बात है, कार्ड का क्वेश्चन 3 मार्क में भी आता है। हार्ट के 13 होते हैं, स्पेड के 13 होते हैं, डायमंड के 13 होते हैं, क्लब के 13 होते हैं, तो टोटल कितने हुए 52। देखो कब जब भी कार्ड का क्वेश्चन आए तो नीचे 52 ही आना चाहिए। अब इन एक है तो तुमको पता है सबके एक होते हैं ना, एस कितने हैं भैया 4 1 का होते हैं, बराबर ना। तो 4 ओपन 52 मतलब 1 ओपन 13 आंसर आता है। देखो ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल सेपरेट 52 कार्ड, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कार्ड इज एन एग, तो क्या होगा एस कितने हैं भैया कि 1 तो 4 1 होते हैं ना, तो 4 ओपन 52 मतलब 1 ओपन 30 होगा। किंग पूछे तो भी वही, कोई भी किंग होगा तो भी 1 ओपन 30 नहीं आएगा। जोकर तो भी वही आएगा। क्वीन हो तो भी 4 क्वीन होती है, 4 जोकर होते हैं, 4 किंग होते हैं, 4 1 होते हैं, ठीक है। पर क्वेश्चन ऐसा पूछे कि 52 में से एक कार्ड ऐसा पसंद करेंगे वो रेड कलर का होगा, तो भैया तुमको पता है कि डायमंड और ये हार्ट होते हैं दोनों रेड कलर के होते हैं, तो 26 ओपन 52 आंसर आएगा, क्योंकि 13 13 26 होते हैं। ऐसे ब्लैक कलर में भी 26 ओपन 52 ही होता है, ठीक है ना। अगर तुमको ऐसा पूछे कि एक कार्ड हमने ऐसा निकाला 52 में से, वो कार्ड है वो हार्ट का होगा, तो हार्ट के कितने होते हैं 13 ओपन, तो ये भी हमारा 1 ओपन 4 आंसर आएगा, ठीक है। 13 ओपन, क्योंकि हर एक के खुद के 13 होते हैं, बराबर। अब ऐसा पूछे कि एक कार्ड ऐसा पसंद करेंगे वो पिक्चर वाला हो, तो पिक्चर वाले क्या होते हैं 3 इसके 3 इसके 3 इसके 3 इसके होते हैं। देखो एक किंग और क्वीन, सॉरी एक तो लेते नहीं है, जोकर क्वीन और किंग, तो 3 3 3 3 और 12, तो 12 ओपन 52 है हमारा। तो 12 तो 4 3 जा और 13 4 जा, तो 3 ओपन 13 आंसर आता है। पिक्चर वाला कोई भी कार्ड पिक्चर वाला हो उसकी प्रोबेबिलिटी 3 ओपन 13। रेड कलर शब्द आवे न तो तुमको 26 ओपन 52 मतलब 1 ओपन 2 करना है, वो ब्लैक कलर हो रेड कलर हो, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने कार्ड की भी बात की, ठीक है। विथआउट पिक्चर बोले तो 40 ओपन 52 आएगा, ठीक है। इस प्रकार से कार्ड की। अब हमारा जो एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि लीप ईयर्स में 53 टाइम संडे हो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है। देखो लीप ईयर में 366 डे होते हैं, नॉन लीप में 365 डे होते हैं। तो क्या होता है भैया कि हमारा जो 360 लीप ईयर है उसमें हमको 7 का डिवीज़न करेंगे, तो 7 5 जा 35, 1 रिमाइंडर बचा, ऊपर से हम कितना बचा, फिर 7 2 जा 50 14, तो कितना रिमाइंडर बचा 2, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2 ओपन 7। इस प्रकार से नॉन लीप ईयर में 53 बार संडे हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 7 5 जा 35, कितना बचा 1, ऊपर से उतारा 15, 7 2 जा 14, तो कितना रिमाइंडर बचा 1, तो 1 ओपन 7, ठीक है। ये दो ही क्वेश्चन है हमारे। लीप ईयर में 53 संडे आवे उसकी प्रोबेबिलिटी 2 ओपन 7 और इसमें 1 ओपन 7 करना है। देखो मंडे कम्स इन जनवरी ऐसा पूछे तो तुमको पता है कि जनवरी, हमको पता है कि भाई हम ऐसे उंगली से रख के गिनते हैं कि जहाँ पे ये टेकरा है वो जनवरी, खड्डा वो 30, लेकिन फरवरी में खाली तुमको मैं समझा देता हूँ। बाकी टेकरा जहाँ पे आता है वहाँ पे हमको पता है कि वो 31 होते हैं, तो जनवरी 31 डे का होता है, तो उसमें हम 7 का डिवीज़न करेंगे तो 28 आएगा, कितना रिमाइंडर बचेगा 3 रहेगा। तो 31 डे का जो मंथ है ना उसमें हमारी प्रोबेबिलिटी कोई भी बार 5 बार आए उसकी 3 ओपन 7 होगा, इसमें 2 ओपन 7 होगा, इसमें 1 ओपन 7 होगा, और 28 डे की जब हमारी फरवरी होती है उसमें 0 आएगा। याद रह गया तुमको एकदम इजीली कि 31 दिन का जो महीना होता है उसके अंदर कोई भी वार है 5 बार आता हो 3 ओपन 7, 30 दिन हो तो 3 ओपन 7, 29 हो तो 1 ओपन 7 और 28 हो तो 0। मतलब ये लीप ईयर में फरवरी है ना वो 29 डे की होती है, नॉन लीप के अंदर तुमको पता है कि 28 डे की होती है। अब ये एक ऐसा कुछ है कि एक बॉक्स के अंदर रेड कलर के, येलो कलर के, पिंक कलर के बॉल हैं, तो हमको क्या करना है सबसे पहले सबको प्लस कर देना है।
प्लस करना है। फिर तुमको रेड कलर का बॉल हो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, तो खुद की रेड की कितनी है 5/23 नीचे लिखना है। येलो कलर बोले तो 7/23 लिखना है। लेकिन नॉट पिंक बोले तो तुमको 12/23 लिखना, क्योंकि पिंक नहीं है तो उसके सिवाय के ये दो ही है, ठीक है। नॉट पिंक ने ऐसा भी पूछते हैं। अब देखो मित्र, 1 से 100 तक के जो कार्ड दिए होते हैं उसके अंदर तुमको पता है कि मैं खाली समझा रहा हूँ कि 1 डिजिट नंबर होते हैं हमारे 1 से 9 तक, मतलब 9 होते हैं। 2 डिजिट रहते हैं 10 से 99, मतलब टोटल 90 डिजिट होती है। 10 से लगा के 99 तक होते हैं ना, वो 90 होती है। और 3 डिजिट का हमारा ओनली एक 100 होता है, मतलब 1 डिजिट होती है। अगर 7 से डिवाइडेड बोले तो तुमको क्या करना है, 1 से 100 में 7 का डिवीजन कर देना है। 7 1 जा 7, 3 7 4 जा 28, मतलब ये जो हमारा आंसर आता है, ये रिमाइंडर नहीं देखना है, क्वेश्चन जो देखना है वो हमारा 14 ओपन टोटल नीचे 100 लिखना है। 100 तो सब में नीचे लिखना ही है, बराबर। डिवाइडेड बाय 7 की जगह 5 भी दे, 8 भी दे, कोई भी दे, तो यहाँ डिवीजन करने के बाद यहाँ जो आंसर आता है वो उसके नीचे 100 लगा देना है, ठीक है। अब देखो डाइस वाली बात हम करते हैं। ये क्वेश्चन 1 to 10 में भी दे सकते हैं कि भाई एक चिट्ठी डाली हमने, एक चिट्ठी निकाली 1 से 100 तक, 1 से 10 तक लिख के चिट्ठी डाल दी, उसमें एक चिट्ठी निकाली उसमें 5 लिखा हो तो 1/10, 6 लिखा हो तो 1/10। लेकिन उस पर लिखा है कि मोर देन 5 हो तो मोर देन 5 कितने हैं, तो 5 हैं, 6 7 8 9 10, तो 5/10 आएगा। लेस देन 4 है तो 1 2 3 है तो 3/10 आएगा, ठीक है। ऐसा पूछ सकते हैं। अब ये डाइस थ्रो किया ना, तो तुमको पता है कि जब डाइस को थ्रो करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट होती है। अब उसमें प्राइम नंबर कौन से तुमको पता है, 1 को हम प्राइम नंबर गिनते नहीं है, तो हमारे पास ये 3 प्राइम नंबर हैं, तो 3/6 मतलब 1/2। इवन नंबर बोले तो 2 4 6 मतलब वो भी 1/2, 3/6। ओड नंबर बोले तो 1 3 और 5 मतलब 3/6, वो भी 1/2, ठीक है। तो इन सब में 1/2 आएगा। लेकिन तुमको ऐसा पूछे कि एक डाइस को रोलिंग किया जाता है और उसमें लेस देन 4 मिलता है, तो लेस देन 4 कितने, 1 2 और 3, तो वहाँ पे लेस देन 4 में 3/6 मतलब वो भी 1/2 आता है। मोर देन 6 बोले तो 0/2, 0/6 मतलब 0 आंसर आएगा इसमें 1/2 आएगा, ठीक है। 5 से ग्रेटर देन यूँ मिला तो 1/6 मिलेगा, ठीक है। अब तुमको पता है कि डाइस के अंदर अपोजिट साइड होती है ना, उसका सम हमेशा 7 होता है। ये तो खाली समझाने के लिए ही बोला मैंने, ऐसा पूछते नहीं, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। एक डाइस को 2 बार रोलिंग करोगे तो तुमको मैंने अभी आगे बताया कि डाइस के 6 फेस होते हैं। एक बार रोलिंग करोगे तो 6 इवेंट मिलेंगे टोटल इवेंट। अगर 2 बार रोलिंग करोगे तो उसकी पावर 2 मतलब 36 इवेंट मिलेंगे। फिर कभी कभी ऐसे पूछते हैं कि उसको 32 बार रोलिंग करेंगे तो उसके ऊपर जो डिजिट मिलती है उसका +9 हो, वो कितनी बार होता है, तो वो सारा तुमको लिखना पड़ेगा। 1 1 2 2 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1, ऐसा 36। फिर तुमको प्लस करके चेक कर लेना कि 4 और 5 प्लस होता है, इसमें 9 कितने में मिलता है, ठीक है। ऐसा MCQ पूछ सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से हमने 12 to 15 चैप्टर की बात की। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 1 to 5 चैप्टर की बात करते हैं, ठीक है।